हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ है ये शुरू होने जा रही है हिंदी के लिए। हिंदी चाहे आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या फिर एमपी सेट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एच टेट, जो भी जिसमें भी हिंदी आपसे पूछी जाती है। वैसे हमारा जो मेन जो मकसद है वो है यूजीसी नेट का, जो कि दिसंबर में तो अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, जब भी होगा जनवरी में हो या फरवरी में हो तो वो हमारा मेन उद्देश्य है। उसके अलावा आप टीजीटी पीजीटी किसी के भी लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप ये सीरीज से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना, शेयर कर देना जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हों। इसके अलावा हमारी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की भी तैयारी चल रही है, उसके भी अब हमारे पीवाईक्यू चल रही हैं, तो उससे भी आप ज़रूर जुड़ें। ये 2 क्लास आप ज़रूर लें, इनकी लाइव क्लास भी जल्दी ही होगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मैं आपको एक आध दिन में इसका टाइम भी बता दूंगी। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो मैथिली भाषा है वो बिहार की भाषा है, यानी कि बिहार की उपबोलियाँ हैं। जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी की उपबोली है मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब पूछा है किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, तो ये हुआ है मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। अगर शौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो इससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। किसका हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास, ये यूनिट जो फर्स्ट है वो हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करें तो इससे मराठी भाषा है जो वो निकली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखित जो हिंदी है उसे संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है 343 में। वैसे 343 से और 351 तक जो अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर, उनमें संघ की जो राजभाषा हिंदी के बारे में वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोटूरी सत्यनारायण ने। ठीक है, मोटूरी सत्यनारायण के द्वारा ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है जो कि नहीं है, बताइए। पश्चिमी हिंदी की नहीं है तो इनमें से जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। बाकी ब्रज, बुंदेली और खड़ी बोली, ये तीनों की तीनों जो भाषाएं वो पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो कि पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया है 3 उपबोलियां हैं पूर्वी हिंदी की, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। इसके अलावा जो मालवी है ये कहाँ की भाषा है? तो ये राजस्थान की क्या है? उपबोली है। ठीक है, राजस्थानी की जो भाषा है उसकी उपबोली है मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ पर होता है? ब्रज का नाम देख करके आपको ब्रज बिल्कुल नहीं लगाना है, ब्रज क्षेत्र में नहीं होता इसका प्रयोग। बिहार, उड़ीसा, ब्रज क्षेत्र और बंगाल का नाम दे रखा है, तो ये होता है बंगाल के अंदर। ठीक है, ब्रजबुली जो उपबोली है वहाँ की भाषा है ये बंगाल की, इसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों की दोनों जो भाषाएं हैं वो अवहट्ट में हैं, अवहट्ट में लिखी गई हैं। और ये हैं किसकी? तो ये विद्यापति की हैं। ठीक है, जो कि आदिकाल के कवि रहे हैं, ये विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। एक इनकी रचना है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, उसी के कारण इनको मैथिल कोकिल के उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है?
आदिकाल के किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? तो ये की है अब्दुल रहमान के द्वारा की गई है। ठीक है, जिनका एक रचना भी है संदेश रासक। ठीक है, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। इन्होंने अवध भाषा में रचना की थी आदिकाल में। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो ये खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि खड़ी बोली के पहले जो प्रयोगकर्ता हैं वो कौन है? ये अमीर खुसरो हैं। इन्होंने बढ़ चढ़ कर के खड़ी बोली को प्रचार प्रसार किया था। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, फिर मध्वाचार्य। भक्ति काल का क्वेश्चन है। और उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल की बुक है उसमें भी लिखा हुआ है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? जो सहजोबाई हैं ये चरणदास की शिष्या थी। किसकी? ये चरणदास की शिष्या थी सहजोबाई। और ये किस शाखा की रचनाकार हैं? तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा की हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार मानी जाती हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। ठीक है, रूप गोस्वामी। रूप क्या होता है, कैसा होता है? उज्ज्वल होता है। ठीक है, रूप उज्ज्वल होता है। ये उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंजन या फिर मुल्ला दाऊद। तो जो चंदायन है वो मुल्ला दाऊद की रचना है जो कि 1379 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? सरस्वती, सुदर्शन, आनंद, कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप। तो हिंदी भाषा को मानकीकरण के लिए किस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा इसको मानकीकृत करने का प्रयास किया गया था? तो ये किया गया था सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में किया था जो कि 1900 ईस्वी में शुरुआत किया गया था इसका। और 1903 से लेकर के 1920 तक ये किसने संभाली थी? ये पत्रिका किसने संपादन किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना पत्रिका की बात हो रही है तो इसका प्रकाशन किस नगर से होता था? कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद और इलाहाबाद। सारे बाद इसमें दे रखे हैं। तो कल्पना पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी हैदराबाद से, जो कि तेलंगाना की अब हाल ही में राजधानी है। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? संपादक का नाम आपसे पूछ रहा है। सत्यप्रकाश मिश्र, काशीनाथ सिंह, नंदकिशोर नवल या फिर रविंद्र कालिया। तो माध्यम पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं सत्यप्रकाश मिश्र जी। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो इनका नाम आप सभी जानते होंगे, यह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने एक रेखा चित्र लिखा था मेरा परिवार नाम से, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों मोर, गिलहरी, गाय, खरगोश, उन सब के बारे में पूरा वर्णन किया है। और अगर सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो ये वीर यानी कि राष्ट्रवादी कवियत्री भी इनको कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय जो भी देश के लिए वीर रस में रचनाएं की थी। ठीक है, जैसे कि झांसी की रानी है और भी इस तरह की इन्होंने रचनाएं की हैं। वीरेंद्र सतसई की विषय वस्तु क्या है? वीरेंद्र सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, नीति, श्रृंगार या फिर भक्ति। तो वीरेंद्र सतसई की जो विषय वस्तु है वो है नीति। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। चित्राधार किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873 या फिर 1860 ईस्वी। तो हिंदी नई चाल में ढली ये अपनी पुस्तक में लिखा था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी,
अग्निलीक, भूमिजा या फिर रश्मि रथी। तो आत्मजयी कुंवर नारायण की का काव्य है। ठीक है, इसमें से जो अग्निलीक है ये राम काव्य पर आधारित है, इसको आप याद रख लेना, राम कथा पर आधारित है अग्निलीक, जो कि किसकी है, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। और अगर बात करें आत्मजयी की, तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण। भूमिजा, ये भूमिजा नागार्जुन की है, जो कि प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन और रश्मि रथी सभी जानते होंगे, ये दिनकर जी की काव्य रचना है। ठीक है, सेठ बांकेलाल किसकी रचना है, सेठ बांकेलाल किसकी रचना है, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर भगवती चरण वर्मा। तो सेठ बांकेलाल किसकी रचना है, तो ये है अमृतलाल नागर जी की रचना है। ठीक है, अमृतलाल नागर की रचना है सेठ बांकेलाल। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना होगा, ये बंगाल के पहले गवर्नर बनाए गए थे, जिनको बाद में गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के तरफ से थे। तो ये इनकी वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी एक लिखी थी, किसने लिखी थी, उदय प्रकाश जी ने लिखी थी। ठीक है, उदय प्रकाश की ये रचना है और ये कहानी है। ठीक है, अगर और बात करें आगे, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलकाजी या कारंत। तो गिरीश कर्नाड के द्वारा किया गया है। यक्षगान का जो प्रयोग है वो हिंदी नाटकों के मंचन में गिरीश कर्नाड के द्वारा किया गया है। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है, मेरी तेरी उसकी बात, भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट या फिर अमृतलाल नागर। मेरी तेरी उसकी बात करते करते क्या फैल जाएगा, यश, तो ये यशपाल की रचना है। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है, शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही या फिर देवराज। ये इनकी एक आलोचना कृति है, ये आलोचना कृति है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये आलोचना है, किसकी है ये, तो ये देवराज की है। ठीक है, छायावाद का पतन नाम की जो आलोचना है ये किसकी है, देवराज की है। इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तार सप्तक यानी कि जो प्रथम सप्तक था, जो कि अज्ञे जी के द्वारा प्रकाशित हुआ था, इसका कवि इनमें से कौन सा नहीं है, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जो शमशेर बहादुर सिंह है ये दूसरा सप्तक, ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। ठीक है, इनको याद रख लेना, शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के कवि हैं। इसके रामविलास शर्मा तार सप्तक के हैं, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके अलावा इसमें अज्ञे जी का नाम आता है और नाम आता है प्रभाकर माचवे जी का, नेमीचंद्र जैन का और भारत भूषण अग्रवाल का। ये तो नाम दे रखा है गिरजा कुमार माथुर का, ये नाम इसके अंदर आते हैं, उनको याद रख लेना। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में अलंकार आपसे पूछ रहा है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, इसमें ज्यों दे रखा है, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये उत्प्रेक्षा की पहचान होती है, ज्यों त्यों। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है, विखंडन की अवधारणा का संबंध, ये पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से, आधुनिकतावाद, नई समीक्षा, संरचनावाद या फिर उत्तर आधुनिकतावाद। तो विखंडन की जो अवधारणा है ये जॉक देरिदा का ये सिद्धांत है, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंध है इसका। ठीक है, और जॉक देरिदा जो कि पाश्चात्य विद्वान है, जॉक देरिदा इसके क्या हैं, मतलब ये प्रवर्तक हैं। ठीक है, इन्होंने इसका प्रवर्तन किया था, विखंडनवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था।
अगर संरचनावाद की बात करें तो ये जो सिद्धांत है किसने दिया था, विको ने दिया था। और नई समीक्षा का सिद्धांत दिया था टी एस एलियट ने, ठीक है, टी एस एलियट ने दिया था, इसका भी नाम आप याद रख लेना। टी एस एलियट और आई ए रिचर्ड्स दोनों का नाम इसमें आता है। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? अलंकार 3 प्रकार के बताए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। तो प्रति, वस्तु, उपमा, यमक, अनुप्रास और वक्रोक्ति, ये तीनों के तीनों जो अलंकार हैं ये शब्दालंकार की पहचान है, शब्दालंकार हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें एक श्लेष आता है, ठीक है, इसके साथ में हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर श्लेष जो अलंकार है वो भी शब्दालंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये जो 4 इंपॉर्टेंट अलंकार हैं इनको याद रख लेना है, शब्दालंकार हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई आपको अलंकार दिखता है तो वो सारे के सारे अर्थालंकार में आते हैं। उपमा है, रूपक है, प्रतीप, व्यतिरेक और असंगति अलंकार, विभावना अलंकार, समासोक्ति, काव्यलिंग, ये सब किस में आते हैं? अर्थालंकार में आते हैं। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें 2 कथन दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही है या कौन सा नहीं है। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो इनमें से और वह दोनों सही हैं या फिर कुछ गलत है, कुछ सही है, ये आपको देखो सीधी सी बात है। जो छायावादी कवि थे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध उनका स्वाधीनता आंदोलन से रहा है, लेकिन सीधा संबंध है ये गलत है। पूरी तरह से संबंध तो नहीं है। कुछ उन्होंने प्रकृति की भी रचनाएं की हैं, स्वाधीनता की भी रचनाएं की हैं, राष्ट्रवादी भी रचनाएं की हैं, रसपूर्वक भी रचनाएं की हैं, सब तरह की रचनाएं की हैं, ठीक है। तो ये अ और ब दोनों ही इसमें कुछ कुछ सही हैं और कुछ कुछ यानी कि 50-50 है इसमें। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन 50% सही है बस, ठीक है। दोनों ही 50-50 हैं। आगे देखते हैं। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए मोस्टली, और अब तो ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने कभी पेपर दिया हो या देखा हो, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखना टीजीटी का जो कि 2021 में हुआ था, वो बिल्कुल यूजीसी नेट को भी मात दे रहा था, इतना टफ पेपर उस टाइम बनाया गया था। तो बस ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बचना नहीं है, अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। जो कथन वाले होते हैं या फिर जो क्रम वाले होते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। जो नई कहानी है ये आंदोलन का प्रमुख आग्रह था, अनुभूति की प्रामाणिकता, ये बात बिल्कुल सही है। और इस आंदोलन का जो आरंभ है वो व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही बात सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। जो रेखा चित्र और संस्मरण है उन दोनों में देखो जो विभाजक रेखा है, यानी कि दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच में ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। ये बात दोनों ही क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट हैं ये बात दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो इन भाषाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखो सबसे बाद में तो हिंदी है, हिंदी अभी हमारी आधुनिक भाषा है। हिंदी तो तीनों में दे रखी है, इसलिए हमारा ये तो हमारे यहाँ पर वैसे ही डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पाली नहीं है। हिंदी और हिंदी किससे निकली, अपभ्रंश से, और अपभ्रंश निकली है प्राकृत से, और प्राकृत से पहले थी पाली। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, याद रख लेना। और इससे पहले थी संस्कृत। अगर इसमें पूछा जाता है तो सबसे पहले संस्कृत का नाम आता है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रही थी, ठीक है। और पाली की बात करें तो पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक थी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक,
अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और जो हिंदी है वो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चली रही है। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है आपको। कालक्रम आप जब भी बता सकते हैं जब आपको इनके सबके जन्म याद होंगे, और ये ज़रूरी है याद रखने, क्योंकि तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सरेपा। सरेपा का जो जन्म है ये होता है 769 ईस्वी में। ठीक है। सोमप्रभ सूरी की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 1184 ईस्वी में। और गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ का जो जन्म है वो 845 ईस्वी में है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताया गया है। हेमचंद्र का जन्म 1800 ईस्वी यानी कि 12वीं शताब्दी में थे ये। ठीक है, 12वीं शताब्दी अगर आपसे पूछा जाए तो 12वीं शताब्दी आता है, वैसे जन्म आता है 1088 ईस्वी में। तो ये ध्यान रख लेना। अब इसमें से हम लगा सकते हैं, सबसे पहले सरेपा का नाम आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए गोरखनाथ का नाम 845 ईस्वी, और फिर आना चाहिए हेमचंद्र, और फिर सोमप्रभ सूरी। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश करना है। चिंतामणि, केशवदास, मतीराम और पद्माकर, ये 4 कवियों के नाम आपको दे रखे हैं। तो चारों कवियों में आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। चिंतामणि का जन्म हुआ था 1609 ईस्वी में, और अगर हम केशवदास की बात करें तो केशवदास 1555 के आसपास थे। कि चिंतामणि का जन्म होता है 1609 ईस्वी, और केशवदास का जन्म होता है 1555 ईस्वी, जो कि भक्ति काल के रहे हैं ये। और मतीराम की बात करें तो मतीराम का जन्म होता है 1617 ईस्वी में, और पद्माकर का जन्म होता है 1753 ईस्वी। ठीक है, तो अब आप इसको आप लगा सकते हैं। वैसे इसमें जो चारों ही ऑप्शन है वो आपको करेक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था, है ना। ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो पेपर बनाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बाद में डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वैसे आप इन सब का जन्म याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सही कृति क्रम को पहचानना है। पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, जो कि छायावादी कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ये चारों की चारों। अब आपको यहाँ से पहचान करनी है इनकी। पहले कौन सा था, तो पल्लव। देखो पल्लव तीनों में दे रखा है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले आता है पल्लव, और पल्लव का प्रकाशित हुआ था तो 1928 ईस्वी था। पल्लव का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928 है। और गुंजन की बात करें तो गुंजन आता है 1932 में। ठीक है, और युगांत आता है 1936 में, और युगवाणी आता है 1939 ईस्वी में। ठीक है, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932, युगांत 1936 और युगवाणी 1939 ईस्वी। तो आप लगा सकते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा आना चाहिए, पल्लव। फिर बिल्कुल यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनके जो प्रकाशन वर्ष हैं वो आपको सबके याद रखने हैं, तभी आप यूजीसी नेट या फिर आजकल कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको सबके सारे निबंधकार, गद्यकार, जो भी कुछ भी दे रखे हैं, कवि वगैरह, उन सबके क्रम मतलब जन्म आपको याद रखने हैं। और इसी टाइप से उनकी जो मेन हमारे जैसे छायावादी कवि 4 हैं, चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सब की रचनाओं का क्रम सबका याद रखना पड़ेगा। और वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश दीजिए। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। तो देखो इसमें ना तीनों में जगन्नाथ दे रखा है पीछे, क्योंकि जो जगन्नाथ हैं ये 17वीं शताब्दी के थे। और अगर विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ जी 14वीं शताब्दी में थे। ठीक है, ये दो तो हमें, भरत मुनि दूसरी शताब्दी में थे, हालांकि इसमें भरत मुनि का और इनका नाम नहीं है, तो भरत मुनि यहाँ पर। और भामा की बात करें तो भामा हमारे 6वीं शताब्दी में थे, और कुंतक थे 9वीं 10वीं शताब्दी के बीच का इनका समय आता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
भरत दूसरी शताब्दी के हैं, भामा छठी शताब्दी के हैं, 6 और कुंतक 9वीं शताब्दी या 9वीं 10वीं दोनों आते हैं इसमें, और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगत विनोद, बिहारी सतसई, इसमें अलग अलग लोगों की दे रखी हैं रचनाएं, किसी एक की नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ होते हैं, क्योंकि किसी एक की नहीं है यहाँ पर, फिर भी आपको पता करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ही है यहाँ पर बी, यानी कि जो पल्लव है वो 1928 ईस्वी का है। पल्लव 1928। परिमल, देखो पल्लव जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है, और परिमल आई थी 1930 में। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। लहर की अगर बात करें तो लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और नीरजा महादेवी वर्मा की है, जो कि 1935 में आई थी। ऐसा क्वेश्चन एक आध बार ही पूछा जाता है, एक आध ही, वैसे ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाता है। रचना काल कालक्रम में सही का निर्देश देना है। दिनकर, बच्चन, अज्ञे, मुक्तिबोध, 4 लोगों के नाम आपको दे रखे हैं। अब चारों के आपको जो जन्म है वो समय याद रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस वाले का मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। दिनकर का जो जन्म है, दिनकर जी का जन्म होता है 1908 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, इनका जन्म हुआ था 1907 में। वैसे 1907 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भी हुआ था। अज्ञे का जन्म होता है 1911 में। नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और अज्ञे, इन तीनों का जन्म 1911 में आता है। तो ये बहुत ईजी है याद करना, तीनों ही प्रगतिवाद के कवि हैं। मुक्तिबोध की अगर बात करूं तो इनका जन्म होता है 1917 में, ठीक है, 1917 में होता है किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो इन तीनों का ये पहले जो प्रथम तार सप्तक था उसके कवि भी हैं मुक्तिबोध जी और अज्ञे दोनों, इनका नाम भी आप याद रख लेना। अब आप इसमें क्रम से लगा सकते हैं। सबसे पहले बच्चन जी आएंगे, तो वो एक में ही दे रखे हैं, ये हमारा सही है। अगर आपको एक आध का भी पता है ना, एक दो का भी, तो भी आप कर ले जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा कथन है जो कि सही है? कौन सा कृति कालक्रम से सही है? वीणा, ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्या, गीत, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। तो इनमें सबसे पहले जो है कालक्रम की दृष्टि से हमारा सी ऑप्शन सही है। अगर गीतिका की बात करें तो गीतिका कब आई थी? गीतिका का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी है। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। और इसके बाद जो बेला है ये 1943 में आई थी। अर्चना 1950 ईस्वी में आई थी, ठीक है, अर्चना 1950 ईस्वी। गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना, ये निराला जी की रचना है, ये भी ध्यान रख लेना है। चारों की चारों किसकी हैं? तो ये निराला जी की रचनाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके। शरणार्थी, ठुमरी, सुखमय जीवन, दो बांके, बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पर भी। ये बहुत पुराना पेपर था एक, मैंने वहीं से इन क्वेश्चंस को लिया है। वैसे अब के जो न्यू हैं, लेटेस्ट में पूछे तो इस तरह के जाते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग थोड़ा कम पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो सही कालक्रम आपको देखना है। सुखमय जीवन, ये निबंध है किसका? चंद्रधर शर्मा, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जो कि 1915 में आई थी। 1915 है इसका प्रकाशन वर्ष। शरणार्थी की अगर बात करें तो 1948 है, जो कि अज्ञे जी की कहानी है, ठीक है। शरणार्थी किसकी है? ये अज्ञे की कहानी है। ठुमरी किसकी है? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु की है, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी। और दो बांके कहानी है किसकी? भगवती चरण वर्मा की, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सुखमय जीवन 1915, दो बांके 1936, शरणार्थी 1948 और ठुमरी 1959। तो हमारा ये करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, शरणार्थी 1948 का है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? दादू, कबीरदास, सुंदरदास या फिर मलुकदास। तो हमें इनका जन्म देख लेते हैं। सबसे पहले जो इनमें से जन्म है ना वो कबीरदास का है, तो सबसे पहले तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो कबीरदास का जन्म है वो 1398 ईस्वी है। ठीक है, 1398 ईस्वी है कबीरदास जी का जन्म, और 1518 तक ये जीवित रहे थे। 120 साल की इनकी जो उम्र है वो बताई जाती है, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। और दादू दयाल की बात करें तो 1544 में जन्म हुआ था और 1603 तक रहे थे। मलुकदास ये 1574 ईस्वी में जन्मे थे। और सुंदरदास की अगर बात करें तो 1596, बहुत छोटे हैं इनसे, तो 1596 में ही पैदा हुए थे। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन है जो करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रसाद जी की रचनाओं में उनकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं, उनका लेखन ऐतिहासिक भावभूमि पर आधारित नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऐतिहासिक भावभूमि पर आधारित है, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे नाटक ऐतिहासिक ही लिखे हैं। उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है, उनका इतिहास बोध उनकी युगीन दृष्टि का पोषक नहीं है, तो ये भी गलत है। और प्रसाद जी की रचनाओं में उनकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से उनकी कोई भावनाएं व्यक्त नहीं हुई। उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब उन्होंने ज्यों की त्यों इतिहास को नहीं लिखा, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ अपने विचारों का भी समावेश किया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है, लेकिन हमें ये नहीं देखने हैं क्योंकि ये अनुच्छेद था जो कि यहाँ पर नहीं लिया गया, और अनुच्छेद से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 42 क्वेश्चन है जो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। आप इस सीरीज से ज़रूर जुड़ना, यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर पसंद आए क्लास तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को शेयर कर देना। धन्यवाद।